के बीच सरहदें खींचे करीब करीब 68 साल बीत चुके हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी मुल्कों में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। मुसलमानों के साथ साथ ऐसे हिंदू परिवारों की भी कमी नहीं जिन्होंने बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में रहने का फैसला किया था, लेकिन आज पाकिस्तान में इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। जान बचाने के लिए सैकड़ों की तादाद में ये पाकिस्तानी हिंदू पलायन कर रहे हैं, भारत से सिर छिपाने की छत मांग रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि भारत में भी वो सम्मान नहीं पा रहे हैं। आखिर मुश्किल कहां है? हमारे साथ ऐसे ही कुछ पाकिस्तानी शरणार्थी आज मौजूद होंगे, उनका दर्द जानेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हिंदुओं को बचाओ, ये महज एक तख्ती नहीं है, बल्कि वो दर्द है जिसकी टीस पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में रह रहे हर हिंदू परिवार के दिल में है। ऐसे हिंदुओं की संख्या भी हजारों में है जो पाकिस्तान की जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आकर भारत भाग आए। पाकिस्तान ने इन सब का घर छीना, रोजगार छीना, लेकिन बात जब आबरू पर बनाई तो इन्होंने पाकिस्तान छोड़ना ही मुनासिब समझा। वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं और हिंदुओं को तो वो रहने देते नहीं हैं। हर जगह पे हमारी क्या बताएं आपको, छोटी बहनें या बड़ी बहनों को उठा के ले जाते हैं। हमारे सामने मोस्टली कई लड़कियों के किडनैप भी हुए हैं। लड़कियों को तो खतरा था ही, इवन देन के उन्होंने बहुत बड़े जो अमीर घर के लड़के होते हैं उनको भी किडनैप किया है। उम्मीद थी कि भारत आकर ये सम्मान की जिंदगी जी सकेंगे, लेकिन चुनौतियां यहाँ भी कम नहीं है। हिंदुस्तान में रहते रहते किसी को 5, किसी को 10 तो किसी को 15 साल बीत गए हैं, लेकिन इनके पास आज भी कोई पहचान नहीं है। नागरिकता नहीं होने की वजह से ना तो इन्हें रोजगार मिल पाता है और ना ही इनके बच्चों को स्कूल में दाखिला। मैंने 10th की थी पाकिस्तान से, और मैं जहाँ भी एडमिशन के लिए जाती हूँ सबसे पहले मुझसे यही मांगा जाता है कि अपनी एम्बेसी से परमिशन लाओ। जब तक आपके पास स्टूडेंट वीजा नहीं है हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। जो गवर्नमेंट के रूल थे 5 साल, उस तो बाद 7 साल पूरे हो गए, अब तो नेशनलिटी का हकदार हूँ ना। ये तस्वीर राजस्थान के बाड़मेर जिले की है। पाकिस्तान से आए ये परिवार इस बस्ती में गुजर बसर कर रहे हैं। बस्ती में जरूरी सुविधाओं का घोर अभाव है, लेकिन इन हिंदुओं को मूलभूत सुविधाओं की कमी इतनी नहीं खलती जितनी तकलीफ खुद को पाकिस्तानी शरणार्थी पुकारे जाने पर पहुंचती है। बहुत दुख होता है, बहुत हमारे अंदर से आत्मा भी जलती है, लेकिन हमारे को हिंदू मानते ही नहीं है। आपको बता दें कि इलाहाबाद कुंभ के दौरान पाकिस्तान से 487 हिंदू भारत आए थे, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान नहीं लौटे। हैदराबाद के आसपास भी ऐसे करीब 200 परिवार रह रहे हैं। राजस्थान में भी करीब 400 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं। राजकोट में रह रहे करीब 1000 पाकिस्तानी हिंदुओं ने भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। मेरी मोदी जी से, राजनाथ जी से हाथ जोड़ के बेनती है कि हमें अपना समझे, भाई समझे, हम लोगों के साथ परिवार वाला व्यवहार रखें। हालांकि अब गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक सर्कुलर से इन पाकिस्तानी हिंदुओं को उम्मीद जगी है। गृह मंत्रालय ने अपने सर्कुलर में कहा है कि पड़ोसी मुल्क से आए हिंदू शरणार्थियों और घुसपैठियों में अंतर समझा जाए। अल्पसंख्यक शरणार्थियों को मानवीय आधार पर उनके वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी इस देश में रहने की इजाजत दी जाए। टीम न्यूज नेशन। सरकार देश में इजाजत देने की बात कर रही है, शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क करने के लिए राज्य सरकार को कह रही है, लेकिन इनके दर्द कब कम होंगे? इनको वह सम्मान कब मिलेगा इस देश में जिसके कि वो हकदार हैं? क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में उनके साथ घटा वो भुला नहीं सकते, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और इसीलिए हमने इस विषय को आज चुना हम लोग में, ताकि देश जान सके इनके दर्द को, सरकारें जान सके ये चाहते क्या हैं और किस तरह से भारत सरकार और भारतीय समाज, भारतीय जनमानस इनके साथ इनकी मदद कर सकता है। बात करने के लिए मेरे साथ नंदलाल सचदेव साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान से आए हैं। बसंत कुमार साहब, आप भी सिंध और बलूचिस्तान से आए हैं। गुरुमुख दास साहब, आप भी बलूचिस्तान से ही आए हैं। गोवर्धन दास गढ़वाल साहब बलूचिस्तान से आए हैं। पूनम, जैसा कि उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा के बाद वो आगे की अपनी पढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि उनसे कहा जाता है कि आप एम्बेसी से परमिशन लेके आइए। कौन एम्बेसी परमिशन देगी? सवाल ये, पाकिस्तान एम्बेसी। और मेरे साथ महावीर प्रसाद गुप्ता साहब हैं, आप महामंत्री हैं भगिनी निवेदिता सेवा न्यास, यानी आप जो शरणार्थी हैं उन लोगों की मदद करते हैं,
उनको किस तरह से यहां पर सम्मान मिले, नागरिकता मिले, उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूनम, आपको लगता है कि जो मुश्किलात वहां थी, क्या मुश्किलात, मैं समझना चाहूंगा किस तरह की मुश्किलात वहां आपको देखने को मिलती थी? एक्चुअली जब मैं 10th में थी तो वहाँ फ्रीडम नहीं था। हम जब घर से बाहर निकलते थे तो प्रॉपर बुर्का लेकर निकलते थे। घर के बाहर ऑटोज रहते थे, वो भी पैक्ड रहते थे। 10th के बाद लड़कियों को कोई परमिशन नहीं है, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था। जैसे ही लड़की बड़ी हो रही है, उसको घर से बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं होती थी। कहते थे बस शादी करो और अपने घर जाओ। उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारे पेरेंट्स हमको यहाँ चाहती थी, आप आगे पढ़ना हम आगे पढ़ना चाहते थे, और ऐसी प्रॉब्लम्स को देख के हम यहाँ पे माइग्रेट करके आए। यहाँ आके क्या हुआ? यहाँ आके ये हुआ कि कोई स्कूल, कोई कॉलेज हमें एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं है। सब यही कहते हैं कि जाओ अपनी एम्बेसी से पहले परमिशन लो, स्टूडेंट वीजा लाओ, उसके बाद हम आपको पढ़ने की परमिशन देंगे। और एम्बेसी कहती है हाँ, आप हमारे लोग नहीं हो, अब आप इंडिया में, आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद देखो, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। गोवर्धन दास साहब, आपको लगता है कि जो दर्द वहां था, भारत आके सोचा कुछ कम होगा, लेकिन यहां भी वो दर्द बरकरार है? ये है कि जो हमारी धर्म की समस्याएं थी, वहाँ पे परेशानियां होती थी, यहाँ के इस बारे में हम सुखी हैं। वहां किस तरह की परेशानियां हमें धर्म के हिसाब से मजबूर किया जाता था इस्लाम कबूल करने के लिए। हमारे दुकानों पे मुल्लाओं ने ऐसा काम शुरू कर दिया था कि हिंदुओं से कोई सामान मत लो, उनके हाथ से जो भी है हम लोगों के लिए हराम है। तो हमें ये परेशानियां आती थी। और आजकल टीवी चैनल्स पर चलते रहते हैं प्रोग्राम, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गुरुजी को किडनैप करके गए थे, 1 करोड़ रुपए डिमांड लेके उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो उनकी 82 साल एज थी, उनको भी नहीं बख्शा। अभी हमारे 2 लड़के किडनैप हो चुके हैं, डिमांड करते हैं, छोड़ जाते हैं, अगर नहीं दे सकते तो उन्हें पता नहीं कि क्या कर देते हैं। आज तक 2 लड़के वापस भी नहीं आए। गुरुमुखदास साहब, क्या स्थानीय प्रशासन इतनी ज्यादती आप लोगों के साथ होती थी? कभी वो मदद के लिए नहीं आता था, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता था? सर, वहाँ कोई कानून नाम का कुछ है ही नहीं। वहाँ सबका अपना राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। सब अपना अपना राज चलाते हैं। जिसके पास जो मीर है, वहाँ के मीर मोतबर बोलते थे उनको, जो बड़े होते थे हमारे गाँव के, वो जो चाहते थे सर, हमारी लड़कियों को किडनैप करके ले जाना, उनसे जबरदस्ती करना, हमारे बच्चों को, लड़कों को जब मर्जी ले जाना उठा के, फिर 3-3, 4-4 महीने के बाद डिमांड करना करोड़ों की। हम सब कुछ अपना बेच बाच के अपने बच्चे को छुड़ा के यहाँ आते हैं। यहाँ आते ही अगर हमें थोड़ा सा गोल्ड पड़ा है हमारी मिसेस को या बच्चों को, तो हमारे बॉर्डर पे, इंडिया बॉर्डर पे कहते हैं जी उतार के रखो, जब आप वापस जाओगे जब आपको मिलेगा। वो हमें वहाँ उतरवा के रखते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ 50 मसले हैं जी। वीजा के लिए आपको पासपोर्ट रिन्यू करवाओ, पासपोर्ट के लिए हमारी हर फैमिली में 10 से 12 मेंबर हैं जी। हर साल हमें पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ता है पाकिस्तान एम्बेसी से। हर साल हमें एक आदमी की 3000 रुपये फीस देनी पड़ती है। हाँ। 30,000 रुपये मंथली हमारा सालाना जाता है एक फैमिली से जी। हजारों फैमिलियां, सैकड़ों फैमिलियां हमारी, हमारे सारे पैसे इंडिया देश के पैसे ही जा रहे हैं बाहर। ये कभी सरकार ने सोचा है? हमें क्यों, हम जाना ही नहीं चाहते तो हमें क्यों रिन्यूएशन के लिए कहते हैं कि पासपोर्ट रिन्यू करो? भरोसा है हमें वीजा दिया जाए, हमें 7 साल पूरे करने के बाद हमें सिटीजनशिप दी जाए। हम ये चाहते हैं। आप यहाँ रहना चाहते हैं? हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। हमने लिख के दे दिया, बॉन्ड भर के दे दिया कि हमें और कुछ डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि हमें यहाँ रोजी रोटी कमाने दो, अपना धर्म बचाने दो। जी, बसंत कुमार साहब, यही रहना चाहते हैं, वापस नहीं जाना चाहते? जी सर, मैं यही रहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी हिंदू कम्युनिटी ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा ऐसी जगह रहना चाहती है जहाँ पे सुकून और शांति हो जी। वो लड़ाई झगड़े वाली चीज़ पे रहना ही नहीं चाहती। और हमारी जितनी कम्युनिटी यहाँ रहती है वो सारी बिजनेसमैन है। वो पाकिस्तान से इंडिया छोड़ के आए, इंडिया गवर्नमेंट से उन्होंने आज दिन तक कोई मतलब अपने लिए मदद नहीं मांगी कि आप हमारे साथ पैसे की मदद करो, कोई और मदद करो, नहीं। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप हमें इस तरह की सहूलतें दो जो हमें पढ़ाई में मुश्किल ना आए, हमें रहने में मुश्किल ना आए, हमें कहीं आने जाने में मुश्किल ना आए। आम भारतीय नागरिक को जो सुविधाएं वो भी आप लोग मांग। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। उससे पहले आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं, सरकार इस पे विचार भी कर रही है, सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव की भी बात हो रही है। सरकार राज्यों को ये भी कह रही है कि आप घुसपैठियों और शरणार्थियों में फर्क समझिए, उनको अधिकार दीजिए।
किस तरह की मुश्किलात आपके लिए थी वहां पर? क्यों विवश होना पड़ा आपको उस जगह को छोड़ने के लिए? वहां पे सर मैंने आपको पहले ही कहा, हम लड़ाई झगड़े वाली जगह पे रहना ही नहीं चाहते। हमारे लोग खुद काम करते हैं, खुद कमाते हैं। वो कहते हैं कम से कम हमारे पास क्या था, हम जब आए थे हमें ये पता था हमारी एक जनरेशन जाएगी, एक जनरेशन हमारी गई, लेकिन हमारी दूसरी जनरेशन जो है वो यहाँ सेट हो जाएगी। लेकिन अब तो हमें मुश्किल ये आ रही कि हमारी दूसरी जनरेशन सेट नहीं हो पा रही। 80 में लोग आए हुए हैं, उनको नेशनलिटी मिली है, उनके बच्चों को आज दिन तक नेशनलिटी नहीं मिल रही। तो ये दिक्कतें जो है हमें यहाँ पे जो है, ये दिक्कतें, हमारे लोग एजुकेटेड नहीं है वहाँ पे एक तो उर्दू पढ़ाई होती है जी, न हिंदी होती है, न इंग्लिश होती है। हमारे जितने लोग आए होते हैं वो अनएजुकेटेड है जी। और यहाँ पे आके वो किसी भी ऑफिस में जाते हैं ना वो कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं, न वो कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमें एक फॉर्म के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऊपर से यहाँ के किसी भी मतलब ऑफिस में जाते हैं तो कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं होता। ये आप कह रहे हैं मुश्किलें हैं। नंदलाल सचदेव साहब, आप कब आए और आपके साथ क्या जाती वहां पर हुई? ऐसा है जी, जब से हम आए हैं यहाँ बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनतें की है, हिम्मत की है, बच्चों को कोशिश की है पढ़ाने की। कारण ये कि हमें पढ़ाई में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ पढ़ाई के लिए जाओ आप, गवर्नमेंट सर्वेंट हमें ले नहीं रही है। क्यों? गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप अपना नेशनलिटी दिखाओ। नेशनलिटी हम पाकिस्तान दिखाते हैं तो वो वापस कर देते हैं कि पाकिस्तान वालों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो वो नहीं पढ़ाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किसके आए करें? हम मोदी साहब से, सरकार से यही विनती करेंगे, हमें वीजा दिया जाए और नेशनलिटी दी जाए। क्योंकि बहुत ऐसे कि हम दिल्ली में नहीं रहना चाहते हैं। कारण क्या है, दिल्ली में गरीब आदमी नहीं कमा सकता है। बिल्कुल। तो जैसे अजमेर है या ऋषिकेश है, राजस्थान, कहीं हम चले जाएंगे, हमें नेशनलिटी जल्दी मिलेगी तो हमारी कोशिश होगी कि हम छोटे शहरों में जाके अपने घर बसाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारी गवर्नमेंट से ये विनती है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें नेशनलिटी दें जी। 8-10 साल से हम ऐसे ही दिक्कत खा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये लोग भारत की नागरिकता की मांग कर रहे हैं भारत सरकार से। भारत सरकार ने कहा है कि वो विचार करेगी। इसके लिए भारत सरकार फॉरेन एक्ट और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट में बदलाव करने की बात कर रही है। लेकिन इन सबके बीच में एक और खास मेहमान जो हमारे साथ है, महावीर प्रसाद गुप्ता साहब, जो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इनको सुविधाएं दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन हम लोग और बलूचिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जो वहां पर मुश्किल हालातों का सामना कर रहे थे, वो भारत में तो आ चुके हैं, लेकिन भारत में भी उनका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार विचार कर रही है, लेकिन उन लोगों को सुविधाएं चाहिए, नागरिकता चाहिए, एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर चाहिए, जिसके लिए वो लगातार मांग कर रहे हैं भारत सरकार से। और इन सबके बीच में महावीर प्रसाद गुप्ता साहब, जो लगातार इस तरह के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। गुप्ता साहब, सरकार क्या कुछ विचार कर रही है और आने वाले दिनों में इनका दर्द कुछ कम होगा? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं मोदी जी का, राजस्थान सिंह का, सुषमा जी का और अरुण जेटली जी का, चारों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ज्यादा, हम लग रहे हैं पीछे 2-3 साल से, इससे पहले से लगे हुए थे, तो हमारी मदद कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट 8 तारीख को राजनाथ सिंह जी ने यह कह दिया है कि जो भी हिंदुस्तान में माइनॉरिटी बाहर से आएगा, चाहे अफगानिस्तान से आए, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आए, उस पर कोई भी काज नहीं, इसके बाद भी उसको नागरिकता दी जाएगी। ये मेरे आपको भरोसा है? ये कटंग है मेरे पास। तो मुझे मालूम है 7 सितंबर को ये खबर आई है। जी हाँ जी, और मुझे पूरा भरोसा है। और मैं 2-4 दिन में उनके पास जा रहा हूँ धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं हम और लेटर उनसे लिखते रहते हैं। मैं चाहता हूँ पूनम को एडमिशन मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ बहुत जल्दी। ऐसा है, कुछ सरकार के कानून है, उसमें लगे हुए हैं। अभी 5 साल से लेकर के 13 साल तक के बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं वो अभी। इसके बाद के बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे, और वहां तो बच्चे पढ़ते नहीं थे, पेपर है सब, तो क्या करेंगे? उसके हम लगे हुए, हमने कह रहे हैं सरकार से, भाई कोई ऐसा रास्ता निकालिए जो बच्चे 13 साल से बड़े हैं उनको भी कोई ना कोई शिक्षा हो जाए, चाइल्ड एजुकेशन हो, कोई हो। वो हमने दिल्ली सरकार से बात की, क्योंकि ये काम दिल्ली सरकार का है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो है, सबसे बड़ी दिक्कत है इन लोगों को है कि इनके जहां झुग्गियां रह रहे हैं बहुत से लोग, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाँ। दिल्ली सरकार कहती है जी हमारे हाथ में नहीं, तुम्हें तुम्हारे किसके हाथ में है भाई? आप दिल्ली सरकार में बैठे, आप करिए ना। और तक करते जी, करते करते कुछ नहीं। उन्होंने हालांकि इनको अपना जनरेटर सेट दिया है, लेकिन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वो चलता नहीं है। पूनम, एक मिनट। तीसरा जो है, मैं चाहता हूं कि इन सबको बीपीएल कार्ड दिया जाए। बीपीएल कार्ड बना के चाहे टेम्परेरी दिया जाए। उससे 2 फायदा होगा। एक तो जाकर के अपने
किसी भी हॉस्पिटल जाकर इलाज करा सकते हैं। हाँ। दूसरा है राशन भी इनको मिल जाएगा। ये सब समर्थ है, कोई भीख नहीं मांगना चाहते, अपने आप से मेहनत करके कमाना चाहते हैं। बिल्कुल। आपकी 3 बातें मैंने ले ली कि इनको बीपीएल कार्ड भी चाहिए, इनको नागरिकता के लिए सरकार विचार कर रही है। मैं पूनम से एक सवाल कर लूं। पूनम, वहां आप जैसी आपकी सहयोगी होंगी, उनके लिए भी इस तरह की दिक्कतें थी, वो भी आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन वहाँ मुश्किल हालात थे? मुश्किलें थी क्योंकि उनके फैमिलीज के बिजनेस इतने ज्यादा डेवलप थे कि वो वहाँ से माइग्रेट करके नहीं आ सकते थे। एट द एंड कि अब उनकी शादियां हो गई हैं बहुत ही छोटी सी उम्र में, जो उनकी उम्र भी नहीं थी, और वो भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। उन्होंने पता नहीं कितने अरमान, पता नहीं कितनी बातें अपने मन में दबा के, और अब वो बेकार की जिंदगी जी रही हैं, जिनके उनके लिए कोई फ्रीडम नहीं है। आपने क्या सोचा है भविष्य को लेकर? सब मैंने अभी सोचा है कि मुझे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिले, सो दैट कि मैं अच्छी कंपनी में जॉब करूं, आगे बढ़ूं, और आज की जैसी जनरेशन इंडिया में चलती है, मैं उसी जनरेशन के साथ अपना मुकाबला करके चलूं। दास साहब, आपको भरोसा है कि आने वाले दिनों में अपनी आजीविका के लिए आपको मौका मिलेगा? आप खुद संसाधन जुटा लेंगे अपनी आजीविका के लिए? हम तो यहाँ जब से आए 2004 से संघर्ष कर रहे हैं। हमें डिमांड नहीं चाहिए सरकार से, मेहनत करके हम खाएंगे। लेकिन जो सुविधा है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम होती है, बच्चों की एजुकेशन है, सिटीजनशिप पे 2009 के बाद जो लोग आए हुए हैं उनकी परेशानियां पासपोर्ट की हैं, जो एम्बेसी हमें परेशान कर रही है। हमारे ये 4 मुद्दे हैं, इसमें हमारी मोदी सरकार हेल्प करे। हाँ। राजनाथ जी, बिल्कुल राजनाथ जी से बिल्कुल गुरुमुख दास साहब, तो ये बुनियादी जरूरत है आपको, आपके बच्चों को एजुकेशन मिल पाए, हेल्थ की सुविधाएं मिल पाए, उनको जॉब मिल पाए, ताकि आपका परिवार एक आम भारतीय नागरिक की तरह सम्मानजनक जीवन जी सके। बिल्कुल ऐसे है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हमें यहाँ, हम सरकार से कोई डिमांड नहीं कर रहे। हमें टाइम पे 7 साल का पीरियड है, 7 साल बाद हमें सिटीजनशिप दी जाए। हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाएंगे, खुद लिखाएंगे, खुद मेहनत करेंगे। हमें कोई डिमांड नहीं, हम कोई चीज़ नहीं चाहते सरकार से। हमें सिर्फ सिटीजनशिप टाइम से दी जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। दिल्ली में हम नहीं रह सकते सर, दिल्ली इतनी महंगी है, आप खुद जानते हो। दिल्ली में एक परिवार, हमारे परिवार में 8-8, 10-10 बंदे हैं, 10-10 बंदे हैं सर, कमाने वाला सिर्फ एक ही, बाकी छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं, हमारे कुछ नहीं कर सकते। तो आप उन जगहों पर जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो, वहाँ पर आप जाना चाहते हैं। वसंत कुमार साहब, लेकिन सरकार कह रही है कि हो सकता है अगले सेशन में ही इस तरह का सिटीजनशिप एक्ट को बदलाव लाने के लिए कोई बिल आ जाए। आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट सीरियस है आप लोगों के कंसर्न को? जी, ये लगता है, हमें ये लगता है गवर्नमेंट सीरियस है, और ये चीज होनी भी चाहिए सर जी। क्योंकि हम जो है, कभी कभी गवर्नमेंट का बयान आता है, कई तरह के बयान आते हैं। हाँ। जैसे कोई बयान आता है, हम जाके ऑफिस में कहते हैं वो तो ऐसे ही आते हैं। हाँ। एक दूसरी बात, जो बांग्लादेश से या कहीं और से शरणार्थी आते हैं, हाँ। उनमें और हम में फर्क है सर। ओके, हम पेपरों के थ्रू आए हुए हैं और अपनी रनिंग में चला रहे हैं, और गवर्नमेंट से हमने कुछ डिमांड नहीं करी। सचदेव साहब, आपको लगता है जो सरकार कह रही शरणार्थी और घुसपैठियों में आप फर्क करिए, वो फर्क आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखने को उम्मीद तो बड़ी है जी, देखने को मोदी सरकार बहुत कुछ करती है। मोदी सरकार के हम ये भी रिक्वेस्ट हैं कि हमारे बच्चों को भी आगे जाके वो नौकरी वगैरह दें। हाँ। जैसे 18 साल से बड़े बच्चे हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। 7 साल पहले होने से, पूरे होने से पहले अगर कोई ऐसा परमिट इश्यू कर दिया जाए कि अपने जीविका के लिए भारत में कहीं चले जाएं, तो इनकी 99% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अभी तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी खोला है, कई लोगों को वो सब हो रहा है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाएगी ना, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसा है जी, उनका सिस्टम ऐसा है, ऊपर सरकार बोल देती है, लेकिन जो नीचे के स्टाफ है वो ढंग से इतने प्रॉब्लम तय करती है, वो सीरियस नहीं होते, वो करते नहीं काम को, बिल्कुल डिले करते हैं। ओके पूनम, बहुत संक्षेप में 20 सेकेंड। मैं खुद सेक्रेटरीट जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि हम ये कैसे आगे प्रोसीजर करें, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए और मैंने एक बार नहीं कई बार जाके इंक्वायरी करना चाहिए कि कोई मेरी हेल्प करो, मैं ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, पर कोई हेल्प नहीं करना चाहता। आप लोगों के दर्द को पूरे देश ने देखा और हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में वो बदलाव जरूर आए हमारे कानूनों में, ताकि आप लोगों को इस देश में एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले, आप अपने को बच्चों को पढ़ा पाए, उन्हें हेल्थ सुविधा मिल पाए, हर तरह की सुविधा जो एक आम भारतीय नागरिक को मिलती आप लोगों को भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हम लोग देखने के लिए।